नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हाल ही में सर सयाजीराव यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है कम्युनिटी एंड साइंस, वहाँ डिपार्टमेंट HDFS डिपार्टमेंट के नाम से जो बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, डिपार्टमेंट की खुद की लैब स्कूल है, नर्सरी लैब स्कूल चेतन बालवाड़ी। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सेमिनार जिसका नाम था सद विद्या, मल्टी डायमेंशनल इंडिक करिकुलम फॉर प्री स्कूल एजुकेशन को लगकर, और इस पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु से एक्सपर्ट्स बड़ौदा हमारे यूनिवर्सिटी में आए और आज हमारे स्टूडियो में भी हमारे साथ मौजूद हैं। रचना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना मैम सुपरिटेंडेंट हैं चेतन बालवाड़ी की, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, HDFS डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले काफ़ी सालों से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं। मैम के साथ जुड़ रही हैं श्रीमती स्मृति रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। स्मृति मैम फाउंडर हैं अनादि फाउंडेशन के और उनके साथ जुड़ रहे हैं श्री आदि नारायण जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर फाउंडर हैं अनादि फाउंडेशन और दोनों ही तमिलनाडु से यहाँ पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। सर और मैडम जो ये फाउंडेशन रन कर रही हैं, ये फाउंडेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल है जो यंगस्टर्स हैं उनमें 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा अवेयरनेस वो क्रिएट करी जाए। हमारी जनरेशन है आत्मनिर्भर बने, यानी कि सेल्फ रिलायंट बने, सस्टेनेबल ज़िंदगी की ओर चले और एक फुलफिल्ड लाइफ जीने की हमेशा आशा में आगे बढ़ते रहें। हाल ही में जो सेमिनार कंडक्ट हुआ है डिपार्टमेंट में, चेतन बालवाड़ी ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सेमिनार किस रिलेटेड था और इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑलवेज़ अ प्लेजर VNM में आने के लिए और आप सबसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये सेमिनार हमने NEP को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया और अनादि फाउंडेशन के साथ जो हमारा परिचय रहा है, वी थॉट कि दे वर द बेस्ट पीपल टू बिगिन दिस डिस्कशन ऑन फाउंडेशनल लर्निंग, विच इज़ फाउंडेशनल लर्निंग पे बहुत कुछ बात आजकल हो रही है, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारी जो संस्कृति है उसमें उसकी जड़ें मजबूत हों फाउंडेशनल ईयर्स से ही। तो जो NEP का बहुत ज़्यादा झुकाव है, एम्फेसिस है कि इंडियन कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी सशक्त जीने की प्रणाली, ये सब कुछ जल्द से जल्द हमारे बच्चों को उसकी ओर एक्सपोज किया जाए। तो ये 2 हेतु, एक तो NEP का गोल और दूसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को जोड़ना एज अर्ली एज पॉसिबल, ये 2 ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के हमने सोचा कि एक रीजनल लेवल पे एक सेमिनार किया जाए जिसमें बेसिक हमारा जो करिकुलम है कि कोई भी प्री स्कूल NEP को कैसे अप्रोच करे जी, क्या क्या बदलाव लाए, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़, कौन सा ऐसा उनका जो सिलेबस, जो ढांचा है वो सशक्त करें जिससे इंडियन नॉलेज सिस्टम उसका एक अभिन्न अंग बन जाए। तो कोई स्पेशल कॉस्मेटिक 2-3 चीज़ें करने में हमारा एम्फेसिस नहीं था। सेमिनार का हेतु है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम बिल्कुल करिकुलम का एक अभिन्न भाग बन जाए। तो इस हेतु से काफ़ी सारे सेशंस हमने प्लान किए विद द एक्सपर्ट्स, ऑफ कोर्स उनकी हेल्प से, कि NEP में ये कैसे फिट होता है, कौन सी प्रैक्टिसेस लाई जाए, किस तरह से सब्जेक्ट मैटर को एक्सपोज किया जाए, कैसे प्रेशर फ्री फाउंडेशनल ईयर्स की लर्निंग हो सके, प्री न्यूमरेसी, प्री लिटरेसी, प्रोग्राम प्लानिंग कैसे हो। तो बहुत सारे पहलू हमने कवर करने की कोशिश की। हमारी तो यही आशा है कि चेतन बालवाड़ी एक मॉडल प्री स्कूल बने और दूसरों को प्रेरित करे और हम नए नए करिकुलम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। और जैसे चेतन बालवाड़ी 74 ईयर्स से चल रही है, तो विदाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो हम जस्ट उसको और भी ज़्यादा फोकस्ड तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आपके अनुसार, जैसे मैम ने अभी एम्फेसिस किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो इसका जो मेन हेतु है, जो ऑब्जेक्टिव है, ये फाउंडेशन ईयर्स में क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है? फाउंडेशनल स्टेज पहले ऐसा समझना पड़ता है कि IKS क्या है जी। अभी भारतीय संस्कृति बोलते हैं
सभी लोग समझते हैं कि संस्कृति बहुत आवश्यक है, मगर ये संस्कृति क्या है, ये कल्चर जो है वो टर्म क्या है, अगर समझें तो ये मिलेनिया वर्थ ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है। अभी प्रिंसिपल्स होता है, मगर उसको प्रैक्टिस में ले आना है तो सभी का योगदान होता है। जो भी अपने कल्चर से जुड़े हैं वो बहुत सालों से क्या एक्शन में ले आते हैं, अपने लाइफ में ले आते हैं जी। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें संस्कृति के माध्यम से मिलता है। तो उसी को नॉलेज सिस्टम बोलते हैं। राइट। अभी नहीं तो क्या होता है, अभी सभी को पता है कि पीसफुल जीना है, मगर कैसे जीना है वो भी राह दिखाना पड़ता है। करेक्ट। तो वो कैसे दिखाएं, इसीलिए वो संस्कृति या कल्चर बोलते हैं। जो अपना भारतीय संस्कृति बहुत पुरातन, ना सिर्फ पुरातन है मगर अभी भी मॉडर्निटी के लिए भी एप्लीकेबल है जी। इसलिए वो नॉलेज सिस्टम जो है सिर्फ पुरातन नॉलेज सिस्टम नहीं है, राइट। अभी मॉडर्निटी के लिए भी बहुत एप्लीकेबल है। राइट। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको क्यों न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताया गया है? करेक्ट। अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने एजुकेशन में, भारतीय एजुकेशन में सोच बहुत सारे लोग रखे थे, जैसे जी। कि श्री अरबिंदो जी। रविंद्रनाथ टैगोर, जी। स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे महान लोग ऐसा सोच रखे थे, मगर कुछ कारण था जी। कि अपना एजुकेशन सिस्टम में ये संस्कृति का पूरा रूप ले आ नहीं पाए। जी। इसीलिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये नॉलेज सिस्टम को कैसा क्या इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो उसीलिए ये IKS एम्फसिस लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। राइट। ये फाउंडेशनल स्टेज में क्या इम्पैक्ट करता है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा उदाहरण लेते हैं। जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रेगुलर फूड है, अभी फूड बच्चे जो मुझे ये खाना है वो खाना है, राइट। कौन से पैरामीटर्स या फ्रेमवर्क्स को लेके वो जज करते हैं कि ये अच्छा फूड है, ये जंक फूड है। अभी कैसे पैरामीटर्स होता है, किलो कैलोरीज बोलते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वैसे बोलते हैं, मगर वो किलो कैलोरीज या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो हर एक व्यक्ति के बॉडी में असर अलग सा होता है। करेक्ट। आइसक्रीम खाएं, एक तो बीमार पड़ जाते हैं, दूसरे बीमार नहीं पड़ते हैं। तो वो डिफरेंस कैसे होता है, सिर्फ किलो कैलोरीज के माध्यम से वो पूरा ज्ञान नहीं है। राइट। वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। राइट। तो इसीलिए अपने हर घर में मसाला डब्बा होता है, तो मसाला डब्बा में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि कार्डमम, अजवाइन, बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि ये सब टेस्ट के लिए है, फ्लेवरिंग के लिए है, मगर इसका रियल इम्पैक्ट तो ये नॉलेज सिस्टम से आता है। राइट। वो अपने त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए होता है। इट्स अ होलिस्टिक हेल्थ पैराडाइम। राइट। तो अभी हेल्थ अगर चाहिए तो सिर्फ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसमें जोर देने से काफी नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए ये नॉलेज सिस्टम भी इसको भी समझाना, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट जरूरी है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, जी। वैसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जी। जैसे कि सस्टेनेबिलिटी है, अभी सभी ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजी वैसे बोलते हैं, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने ट्रेडिशन में जो बताया गया है वो कैसे ले आए। तो ये सब के लिए क्या होता है, अभी ये सब हायर एजुकेशन के माध्यम में अवेलेबल हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योग, सिद्धा, वैसे हायर एजुकेशन लेवल में अवेलेबल हैं। मगर K-12 एक किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, उसमें ऐसा नॉलेज कंटेंट अभी तक नहीं है, उतना सारा नहीं है। जी। तो ये K-12 एजुकेशन से क्या होता है, सभी प्रेरित हो जाते हैं रेगुलर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कॉमर्स, आर्ट, साइंस वैसे स्ट्रीम्स को लेने के लिए प्रेरित होते हैं। जी। मगर इंडियन नॉलेज सिस्टम में प्रेरित नहीं होते। तो अभी बहुत सारा द वर्ल्ड इज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, सो फैमिली डेवलपमेंट। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें सभी नॉलेज सिस्टम्स की जरूरी है।
करेक्ट। तो उसका इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस बचपन से ही होना पड़ता है, क्योंकि Right. वो नॉलेज ब्रेक डाउन होके आगे बढ़ता है। राइट। तो इसीलिए फाउंडेशनल स्टेज में वो ले आना बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है। एनईपी के हिसाब से अगर करिकुलम डिज़ाइन करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट का फोकस वहाँ बनना चाहिए, तो किस तरह की चीज़ें करिकुलम में होनी चाहिए? तो अभी एनसीएफ का एक ड्राफ्ट करिकुलम इंटरनेट पे आया है जी। और पब्लिक के भी ओपिनियंस ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियंस ले रहे हैं जी। और वो बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, वो एनसीएफ दैट इज नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। जी। फाउंडेशनल एज 3 से लेके एज 8 तक वो उन्होंने बनाया है। करेक्ट। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जो लिखा है वो पंचकोशीय शिक्षा और पंचकोशीय विकास। तो पंचकोश होते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। तो एक सिस्टम को किस तरह देख सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट द इंटेलेक्ट। अभी क्या हो रहा है कि एजुकेशन जो है वो हम सनातन धर्म में पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अर्थ प्रधान शिक्षा बन गई है, सब कुछ हम लोग जॉब के माध्यम से ही देखते हैं। अगर इवन इफ इट इज़ अ 3 year old, हम क्या सोचते हैं ABCD अभी पढ़ेगा तो US में नौकरी मिलेगी कि नहीं। सो सिर्फ इवन इफ इट्स अ 1.5 year old, हम लोग राइम सिखाते हैं ताकि वो US में या यूरोप में जाके वो पढ़े। तो अर्थ प्रदान हो गया है अभी का एजुकेशन, वॉट एवर इट इज़, और गोल ओरिएंटेड भी बन गया है। ये पढ़ेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, ये पढ़ेंगे तो क्या कहाँ पे सीट मिलेगी। सो दिस इज़ द मैपिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस लार्जली इन द पेरेंट टीचर कम्युनिटी। तो बट वॉट सनातन धर्म बोलता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नॉट जस्ट अर्थ प्रधान बट धर्म प्रधान। यू शुड बिल्ड इंडिविजुअल्स दैट हैव सेवा भावा, करुणा, compassionate, and also integrate well with the society, can solve the problems of the society, understand the concepts very well. ये सब कुछ विकास होना चाहिए। तो not just the intellect by providing input like ABCD, Baba, Black Sheep and all that, but also body should be healthy, the organs should work properly, और मन भी शांत रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, और इंटेलेक्ट भी तेज़ होना चाहिए। क्यों सब लोग क्यों फेल होना चाहिए एग्जाम में, दे शुड हैव तेज इंटेलेक्ट। एंड आनंदमय कोश, दे शुड बी जनरली हैप्पी। एजुकेशन को हैप्पीली दे शुड बी एबल टू, संतोष और संतुष्ट से उनको लेना चाहिए। Right. तो वो पंचकोशीय विकास के बारे में वो एनसीएफ में लिखा है। एंड एनसीएफ ब्यूटिफुली ब्रिंग्स आउट कि एक प्री स्कूल का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, वो टीचर को कैसे फैसिलिटेट करना चाहिए और क्या क्या सिखाना चाहिए वो फाउंडेशनल एज में। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट हम लोग बहुत सारे लोग अभी राइट व्हेन दे कम टू द प्री स्कूल उनको लिखना शुरू कर देते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन क्या क्या वो ब्रेन में डेवलपमेंट होता है, उसका साइंटिफिक रीजनिंग भी किसी को पता नहीं है। तो एनसीएफ के माध्यम से ऑल दी साइंटिफिक रीजनिंग कैन बी ब्रॉट आउट सो दैट पेरेंट्स, एजुकेटर्स, एवरीबडी इज बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। तो जब पंचकोशीय विकास के बारे में बोलते हैं तो एक अन्नमय कोश लीजिए, क्या क्या खाना है उस एज में, कैसे बॉडी को एक्सरसाइज करके फिट रखना चाहिए, कौन कौन से योगासन कर सकते हैं और क्या श्रमदान कर सकते हैं। सिंपल सेल्फ रिलायंट एक बच्चे को अगर कैन इट लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, कैन इट जंप, कैन इट रन, एक पकड़ सकते हैं कि नहीं एक ग्लास ऑफ वाटर को बिना स्पिल किए हुए। तो ये सब अन्नमय कोश में हाउ द बॉडी इज फिट। प्राणमय कोश में क्या एनर्जी है उनको, लाइक थ्रू आउट द डे आर दे एबल टू मेंटेन देयर एनर्जी। कोई कोई बच्चे देखिए कि 1 घंटे एनर्जी होता है उसके बाद डल हो जाते हैं। तो क्या फूड दे सकते हैं, क्या एक्टिविटी दे सकते हैं, क्या प्राणायाम दे सकते हैं, सिंपल टेक्निक्स टू कीप देयर प्राणमय कोश हेल्थी। अगर मनोमय कोशों को देखते हैं कैसे इमोशनल कोशंट को पढ़ सकते हैं, तो इफ़ यू लुक एट इन आवर ट्रेडिशन, सबके घर में एक गाय होती है, राइट। वो गाय को पेट करना, गाय का पालन करना, गोपालन करना से उनका बहुत कंपैशन और अदर बीइंग्स के साथ वो इंटरेक्शन हो जाता है। तो एट मनोमय कोश हाउ टू इंटरेक्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ, अदर प्राणियों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, उससे इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ता है। एंड देयर आर सिंपल टेक्निक्स, इवन योग में भी टेक्निक्स है टू मेंटेन द मनोमय कोश इन अ हेल्थी एंड हैप्पी मैनर। And intellectual component, there are if you look at the Indian knowledge system, if you take भारतीय गणित, numerous techniques हैं
जिसको वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि लाइक वैदिक मैथमेटिक्स हैं, भारतीय गणित के द लॉट ऑफ टेक्स्ट लाइक लीलावती है, वो सब दे गिव न्यूमरस टेक्निक्स टू एनहांस द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे शिक्षा में वो मेमोरी का बहुत अच्छा ध्यान दिया है। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि रोट लर्निंग मत करना, रोट लर्निंग मत करना, बट रोट लर्निंग क्या नहीं करना चाहिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री को रोट लर्निंग नहीं करना चाहिए, बट हमारे शास्त्र का जो है भगवत गीता है या अष्टांग हृदयम है, उनके जो वर्सेस है, इवन इफ यू गो टू एन आयुर्वेद वैद्य अभी देखेंगे, अच्छे वैद्यों को देखेंगे, दे विल चेक योर नाड़ी और उनके मन में एक सूत्र अष्टांग हृदय या चरक संहिता से वो सूत्र को रिकॉल करते हैं, उसके सूत्र के माध्यम से वो डायग्नोसिस करते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कि पित्त के कारण या वात के कारण या कफ के कारण। तो वो सूत्र को मेमोरी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई दैट मेमोरी ट्रेनिंग छंदस के माध्यम से हमारे सभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के वर्क्स देखेंगे, बी इट आयुर्वेदा, बी इट गणिता, एस्ट्रोनॉमी या वॉट एवर योग शास्त्र, सब कुछ एक पोएट्री के फॉर्म में है। तो 3 साल का बच्चा भी सीख सकता है, 8 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा भी सीख सकता है। देन व्हाट हैपन्स, वो मेमोरी भी बढ़ जाती है और लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज दे एक्चुअली स्टोर इट इन देयर मेमोरी, वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन रिकलेक्ट इट एंड अंडरस्टैंड इट। और आनंदमय कोश के लिए मेडिटेशन, सो दैट ओवरऑल देयर एक्सपीरियंस इन दैट फाउंडेशनल एज इज हैप्पी। अदरवाइज एक बच्चे को 3 या 5 साल के बच्चे जो बता सकते हैं, उनको जाके पूछेंगे, बोले कि मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ, राइट, वो 5 साल का भी वो बोल रहा है कि स्ट्रेस हो रहा हूँ और 50 साल का भी स्ट्रेस हो रहे हैं, सभी लोग वहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट है। तो ओनली व्हेन वी हैव दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट of education or offering of education, then we can have stress free learning, joyful learning। वो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि वो सीख रहा है, ऐसे ही सीख जाएंगे। राइट। और आई थिंक इसका तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो ओनर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनके दिमाग में ये चीज़ करेक्ट ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने आने वाले बच्चा जो भी मेरे स्कूल में आ रहा है, मुझे इस ऑब्जेक्टिव के साथ एजुकेशन देना है, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंच सकता है। पर वो है कि चेंज लाना पड़ेगा, हमारी खुद की सोचने की जो हमारी तरीका है उसमें, थॉट प्रोसेस में चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रचना मैम, आपसे जुड़ेंगे। चेतन बालवाड़ी लैबोरेटरी स्कूल है डिपार्टमेंट की, और आज भी वहाँ पर बिना भार के, जो हम गुजराती में बोलते हैं कि भार वगरनु भणतर, आज भी उस पर फोकस किया जाता है और बच्चों को वो सारी ही चीज़ें सिखाई जाती हैं जो एक फॉर्मल स्कूल में बच्चों को दी जाती है प्री स्कूल के अंडर, वो चीज़ यहाँ भी बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रेशर। वहाँ पर भी बच्चे रीडिंग, राइटिंग, प्री राइटिंग सब चीज़ें स्किल्स सीख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के, हम आजकल का सिनेरियो जब देखते हैं, तब वहाँ बच्चों के ऊपर यही सेम अगर हम कंपेयर करें तो बहुत प्रेशर आता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी वो प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा लिखता नहीं है या पढ़ता नहीं है तो उसको फोर्स किया जाता है। लेकिन पेरेंट्स शायद ये भूल जाते हैं कि प्रेशर से शायद बच्चा उस चीज़ को डिसलाइक करना शुरू कर दे। तो आपके हिसाब से क्या ये आज एक कंसर्न का पॉइंट नहीं है कि, या फिर ऐसा है कि बच्चों को प्रेशर देके ही पढ़ा सकते हैं, बिना प्रेशर के बच्चा नहीं पढ़ सकता है? क्या कहेंगे आपके एक्सपीरियंस से मैम? देखिए, जहाँ तक चेतन बालवाड़ी का एक्सपीरियंस है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द पीपल हु कंसीव्ड ऑफ दिस आइडिया 1949 में, कि उनकी वो बहुत दूरदृष्टा थे। उन्होंने समझ लिया कि इस उम्र के लिए इस तरह का एक्सपीरियंस, एजुकेशनल एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। राइट। उसके बाद हमने जो किया, बिकॉज हमारी एक लैबोरेटरी प्री स्कूल है, हम एक्सपेरिमेंट्स करिकुलम के साथ करते रहे, बट हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल, कि बच्चा जैसे इन्होंने कहा खुश रहे, तो लर्निंग किस माहौल में सबसे बेस्ट होती है, ये अगर आप समझ लें तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इज थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा लर्निंग खत्म हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स देयर आर रिसर्चेस टू से कि स्ट्रेस भी ज़रूरी है, बट हर उम्र की अलग एक मर्यादा है। तो चेतन बालवाड़ी में हमने आज तक जितना भी
एजुकेशनल इनपुट दिया वो हमेशा प्लेवे के थ्रू दिया है। हमारा करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे हमें गाइड कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस दिया जाए। ऑफ कोर्स बिकॉज हम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, करंट रिसर्च जो आ रहा है फील्ड में ज़्यादातर बाहर से, उसकी हमें नॉलेज है, तो वो हम हमारे करिकुलम में उसको बांध ले रहे हैं। नाउ लॉट ऑफ इंडियन वर्क इज़ कमिंग, जैसे इन्होंने कहा मेमोरी, तो आपको तो पता है कि बालवाड़ी में हमेशा से हमारा म्यूज़िक और आर्ट जी ये बहुत ही हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं। तो मेमोरी अपने आप हंसते खेलते गाते नाचते आ रही है जी। तो स्ट्रेस करके हमें कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यस, ये हम असेसमेंट भी बच्चों का बहुत रेगुलरली करते हैं इन अ वेरी नॉन इंटरफियरिंग वे, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, इवॉल्व हो रखा है। एट द सेम टाइम हम बहुत ओपन हैं, कोई नई चीज़ आती है अगर बच्चे लेके आते हैं पर्टिकुलरली, तो वी वेलकम इट, दैट ओके हम भी सीखेंगे इनके साथ, एंड सो वी गिव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। वी आर नॉट स्टक टू अ वेरी स्ट्रेट जैकेटेड करिकुलम। तो एक इवॉल्विंग करिकुलम की, एक्लेक्टिक करिकुलम की हम बात करते हैं। हमारे साथ गिजूभाई बधेकर, ताराबाई मोडक जैसे लोगों का एक्सपीरियंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में, पर्टिकुलरली गुजरात में ग्राउंडेड है। एट द सेम टाइम फॉर आर्ट, म्यूज़िक, सर्विस ओरिएंटेशन, तो हम गांधीयन फिलॉसफी, रविंद्रनाथ गुरुदेव से भी इंस्पायर होते हैं, जे कृष्णमूर्ति की कुछ तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो बालवाड़ी में सीखते हैं, उनको ये थियोरेटिकल इनपुट मिल रहा है। और जब वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बच्चों के साथ करते हैं तो ये काफ़ी कुछ वो प्रैक्टिस में भी देखते हैं। सो ऑफ कोर्स एनी काइंड ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं। दूसरी एक एडवांटेज मैं कहूँगी, स्पेशली बिकॉज हम एनईपी की भी बात कर रहे हैं, कि हम गुजराती मीडियम, वी आर अ गुजराती मीडियम लैबोरेटरी नर्सरी स्कूल, तो मातृभाषा का भी अपना इम्पोर्टेंस है और हमें बहुत उसको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश का बहुत प्रेशर आता है। दूसरा ब्रांच खोलिए या दो ये कीजिए, इंग्लिश सिखाइए। बट इन आवर एक्सपीरियंस जो बच्चे मातृभाषा में उनकी पकड़ अच्छी है, उनके लिए इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर जाते हैं, अगर पेरेंट्स की ऐसी इच्छा हो। तो हम पेरेंट्स को ओरिएंट भी करते हैं टाइम टू टाइम कि आपका बच्चा सीनियर केजी में आने के पहले प्रॉपर रीडिंग राइटिंग नहीं करेगा, हम पहले ये करवाएंगे, उसके बाद सो वी टेक द पेरेंट्स अलॉन्ग विथ अस। तो हमारा पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि हम इस पर्टिकुलर पाथ, मतलब हमारे पेरेंट्स प्रेशराइज्ड नहीं हैं, सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। अगर हम पेरेंट्स को एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करके उस प्रोसेस का हिस्सा बना दें तो शायद पेरेंट्स भी समझ जाएंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट वो भी जानते तो कुछ नहीं है बच्चों के बारे में, पर हाँ जब पेरेंट बाहर जाता है सोसाइटी में तो दूसरे पेरेंट को देख के प्रेशराइज फील करता है, उसके बच्चे को आ रहा है तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा है। तो शायद वही टेक्निक अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की अपनी एक तरीका है चीज़ों को सीखने का। समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपसे वापस से जुड़ेंगे। आप योग और पुराणों के बारे में काफ़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में योग को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी अगेन, मतलब योग तो हमारे शास्त्र का हमेशा से हिस्सा रहा है, लेकिन हाल ही में बहुत सारी इसके बारे में बातें होती हैं, इम्पोर्टेंस आती हैं। कोविड के बाद स्पेशली जब बच्चों ने अपने आप के ऊपर जो बिहेवियरल इश्यूज बच्चों में देखे गए हैं, पेरेंट्स काफ़ी टेंस्ड रहे हैं, बच्चों को बैठने का बिल्कुल ही वो भूल गए हैं कि बैठकर भी कुछ काम हो सकता है, रेस्टलेस हो गए हैं, स्ट्रेस में आ गए, जैसे मैम ने बताया, कई बच्चे पैनिक हो जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। तो ये सब को लेके अब पेरेंट फील करते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे मेडिटेशन करवाना है, ये करवाना है, योग करवाना है। तो क्या आपको लगता है कि हमें योग है या ध्यान है, ये सब चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चों को फाउंडेशन ईयर्स से देना चाहिए?
बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी देखें तो स्पेशली कोविड, पोस्ट कोविड, हम क्लियरली देख रहे हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जी। ऐसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत सारे फैल गए हैं। करेक्ट। वो भी पैंडमिक हो गया है। जी। सभी जगह जाएं, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को इसका असर पड़ रहा है। Right. वो नेगेटिव असर पड़ रहा है। अभी स्ट्रेस बहुत ऐसे फटाफट हो जाता है। अभी सोशल मीडिया है, सभी के पास डिजिटल ये डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं। गैजेट्स पूरा समय 10 to 14 आवर्स तक एक बच्चा स्पेंड करता है। जी। और कुछ माध्यम नहीं है उसको अपनी एनर्जी, इसका अभी टाइम है, कैसे टाइम बिताएं। तो क्लासेस भी पहले ऑनलाइन होते थे, एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। जी। तो पूरा का पूरा ये डिजिटल मीडियम का प्रभाव पड़ता है। जी। तो इसको कैसे हैंडल करें अपना, इसीलिए योग बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। राइट। जैसे कि अभी डायरेक्ट माध्यम है, ये नर्वस सिस्टम को हैंडल करने का डायरेक्ट माध्यम है योग। राइट। तो योग में क्या, फॉर एग्जांपल प्राणायाम करते हैं या आसन करते हैं, उससे क्या होता है ये देखने से अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा। जी। अभी आसन माने क्या है, स्थिरम सुखम इति आसन माने स्थिरम माने बॉडी को रिलैक्स्ड और स्थिर रखना। जी। सुख माने एकदम पीसफुल, एकदम आराम महसूस करना। अभी सभी जगह देखा जाता है कि बॉडी टेंस्ड है, राइट। स्ट्रेस्ड आउट है और वो सुखद महसूस नहीं होता। राइट। सभी का कैसे महसूस करते हैं, अपने आप को, अपने बॉडी को कैसे महसूस करते हैं, बहुत टेंस्ड, स्ट्रेस्ड आउट, टायर्ड, एनर्जी ड्रेन्ड, वैसे महसूस करते हैं। अभी सुबह से शाम तक बिल्कुल बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। राइट। तो उसको कैसे काउंटर करें, इसीलिए आसन चाहिए। करेक्ट। अभी ये बच्चों को भी अभी चाहिए। और नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। इसको पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस को बढ़ाता है। वो किसके लिए काम होता है देखा जाए तो अभी स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलने से एक तो फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। कुछ अभी एक शेर आ गया तो आपके मन में बहुत घबराहट होगी और आपको इधर वहां से भागना है, नहीं तो शेर के साथ लड़ना है। वैसा रिस्पॉन्स अभी हर एक सिचुएशन में सभी को हो रहा है। राइट। अभी टीचर कुछ बोल दें तो वैसा महसूस होता है, पेरेंट्स कुछ बोल दें तो बच्चों के मन में वैसा महसूस होता है। करेक्ट। तो इसको हैंडल करने के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। राइट। जो वो स्ट्रेस को वापस ले आए, क्योंकि वापस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चाहिए। Right. नहीं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और बच्चा या बड़े लोग भी ऐसा महसूस करते हैं कि स्ट्रेस कम नहीं होता। स्ट्रेस आ जाए तो उसके बाद वो स्ट्रेसर एनवायरनमेंट में वो स्ट्रेस का जो इनपुट जिसके वजह से स्ट्रेस आ रहा है, वो अगर निकल जाने से स्ट्रेस वापस रिलैक्स हो जाना है। जी। मगर सिस्टम अभी रिलैक्स नहीं हो रहा है। वैसा नर्वस सिस्टम ऑलवेज एजिटेटेड है, ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट है। तो इसको वापस ले आने के लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। Correct. प्राणायाम एक डायरेक्ट मीडियम है। राइट। अगर ये प्रॉपरली लाया ना जाए तो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस माने स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अभी सोते हैं लोग, सुबह उठते हैं फिर भी उनका ऐसा महसूस नहीं होता कि रिलैक्स्ड है। नींद क्या करना है, यू नो, व्हेन यू वेक अप आफ्टर स्लीप यू नीड टू फील रिलैक्स्ड। वैसा कोई महसूस नहीं करता अभी। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है। इसीलिए प्राणायाम, योग, ध्यान, ये सब की जरूरत है अभी बच्चों से लेके बड़ों तक। करेक्ट। तो बच्चों को अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस सिखाना पड़ता है। मगर अपनी लाइफस्टाइल अभी ऐसा है कि ये अगर लाइफस्टाइल को बदलना है तो बहुत लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ना है, एजुकेशन छोड़ना है। मगर एजुकेशन छोड़ के कहाँ जाएंगे? इसीलिए एनईपी में ऐसा ले आते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो बोलते हैं। ये सब ये मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपने
Control इट्स में। इन आवर हैंड्स। कंट्रोल कर सकते हाँ, हैं जी। अपने हाथ में है, जी। वो विश्वास देना पड़ता है। राइट और नॉलेज सिस्टम से ही वो विश्वास आता है। राइट अभी वो नॉलेज सिस्टम वैसा न दिया जाए तो ये स्ट्रेस कैसे हैंडल करें? करेक्ट कुछ गोली लेना पड़ता है मगर स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते, वो इट बिकम्स अ क्रोनिक प्रॉब्लम। राइट तो इसीलिए योग शिक्षा बहुत आवश्यक बन गया है। राइट और अपनी नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा आवश्यक बन गया है। इट इज नो लॉन्गर अ चॉइस। अभी सभी पेरेंट्स सोचे हैं कि अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है और वो खुश भी रहना है, मगर जहाँ खुशी है वहाँ सक्सेस नहीं है, जहाँ सक्सेस है वहाँ खुशी नहीं है, ऐसा देखा जाता है। नहीं, सक्सेस और हैप्पीनेस को जोड़ना है। वो कैसे जोड़ा जाए? वो अप्रोप्रिएट नॉलेज सिस्टम के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है। इसीलिए योग शिक्षा बहुत आवश्यक बन गया है। राइट। टेक्नोलॉजी को स्कूल करिकुलम में कब लाना चाहिए? कौन सी उम्र से इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गिवन द सिचुएशन। जी और हम दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तो ट्रेन्ड एज टेक्नोलॉजिस्ट, जी। तो कैसे ये टेक्नोलॉजी सब बनते हैं, यू नो, एंड व्हाट गोज इनटू द एल्गोरिदम्स, वो सब हम भी काम किए हुए हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इफ यू सी एनी टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड as such. जी। If you say, you cannot say technology is bad, mobile phone is bad, पर कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं वो वैल्यू सिस्टम बनाना पड़ता है। करेक्ट। तो कब उसको अटैचमेंट होना चाहिए और कब उससे डिटैचमेंट होना चाहिए, वो अभी सिखाना इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स and adults, young students, wherever you go, if you look at everybody is busy looking at their mobile phone, और बातचीत भी मोबाइल में ही होती है। और एक घर में अभी वर्क फ्रॉम होम भी है, तो 4 रूम में, 4 कमरे में एक कमरे में एक पर्सन है, कम्युनिकेशन भी ऑनलाइन ही होता है एक ही फैमिली में। जी। तो टेक्नोलॉजी इतना परवेसिव ही बन गया है, और बहुत सारे अच्छे टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं जो एजुकेशन को रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं। बहुत सारे एडटेक कंपनीज हैं, बहुत सिंसियरली दे वांट टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ चाइल्ड। तो देयर आर गुड थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग, बट द थिंग इज दैट बहुत यंग एज में अगर टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो वो उसमें निर्भरता बहुत आ जाती है। सो इफ़ इट इज़ अ विजुअल मीडियम, तो इफ़ यू फॉर एग्जांपल, हमारे सनातन धर्म में प्रधान फैकल्टी जो डेवलप होता है वो श्रवण के माध्यम से होता है, लिसनिंग स्किल्स। हमारे गुरुकुल के बच्चे जब आते हैं वो ऑनलाइन, बिकॉज दे वेंट थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन पास्ट 2 years, हम लोग और रेगुलर स्कूलिंग, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उनका लिसनिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है जब आते हैं। पर हमारे स्केड्यूल में 1 or 2 hours का पारायण है, मतलब ये भगवत गीता या अष्टांग हृदय या गणित का श्लोक हम बोलते हैं, 1 बार हम बोलते हैं, 2 बार उनको वापस बोलना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि 3 या 4 हफ्ते में उनका लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छा बढ़ जाता है। दैट एनवायरनमेंट में जो भी स्मॉल साउंड्स हैं वो भी पिकअप कर लेते हैं वो बच्चे। तो इन आर इंडियन ट्रेडिशन दिस लिसनिंग स्किल हैज़ बीन गिवन अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस, बिकॉज वन थिंग इज ऑफकोर्स ये मेमोरी ट्रेनिंग लाइक पोएट्री के माध्यम से वो लर्न करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट वो विजुअल इनपुट भी उतना नहीं चाहिए उनको, वो डिस्ट्रैक्टिंग इनपुट भी नहीं चाहिए। अदरवाइज व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट अ वीडियो, देयर आर जस्ट सो मेनी डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट्स देयर। वहाँ पे कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, और यहाँ पे पॉपअप नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो बच्चे एक्चुअली गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू गिव ओवरलोड ऑफ विजुअल कंटेंट टू देम। Whereas if it can be simple visual content, just maybe 1 line, 1 picture, जो टीचर को वो दिखा के ही उनको समझ में आएगा, ऐसा जो है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर if you don't have a physically, you don't have an object, you can't print it or whatever it is, or something, there could be something which is only showable using technology, then it is okay. But if you introduce it at a very young age, तो उसमें निर्भरता बढ़ जाती, and then children also lose the visualization capability. Very important, there are different chakras in the body and all that. One important aspect is how much the child can imagine and visualize. अगर आप स्टोरी को बोलेंगे तो वो ही कॉन्टेक्स्ट को इमेजिन करेंगे। अगर आप वीडियो दिखा देंगे, then the child is limited by what is shown in the video. Very true. So it can be used, nothing wrong in that, as long as it is regulated. So if it is a 3-year-old
4-year-old के लिए उतना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बट आफ्टर अ सर्टन एज व्हेन हायर कॉन्सेप्ट्स आर, फॉर एग्जांपल in our Gurukulam, certain concepts we teach them could be like, astronomy or whatever, which you cannot see in the sky during the day, suppose, nor can you draw a picture because it's very complex. Then we use simulations and virtual manipulators which will give you the right mental model. उसको mental model बोलते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इमेज उस स्टूडेंट के माइंड में चिपकता है, Right. उसके लिए टेक्नोलॉजी, अगर करेक्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है. अगर सब कुछ के लिए टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना, दे गेट overloaded with that. Right. So the best medium initially is to use the listening skill. Then slowly introduce them to the visual. Let them learn just the sounds. A, E, E, U, whatever it is. Let them learn the words and everything. Then उसके बाद आप एक अक्षर या कुछ को visual medium से दिखाएंगे. Then it becomes easy. Or 1 or 2 stories you can always use, presentations, videos or whatever, because already at home it is going on. Right. In fact, because children get addicted to such technology, हमने क्या किया है कि हमने एक जर्नल बनाया है, संस्कारा. दैट वो जर्नल क्या है कि रोज़ राइटिंग जर्नल है. 8 साल के बच्चे के ऊपर ये जर्नल यूज़ कर सकते हैं. सिंपल सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को कैसे रोज़ डेली लाइफ में एक्शनेट करना है, लाइक वेयरिंग एन एथनिक ड्रेस, गोइंग टू द टेम्पल, वर्शिपिंग द एल्डर्स. वो करके अपने अंदर क्या फील करते हैं उसको लॉग करना है. ऐसे 3 महीने 4 महीने या इवन मोर देन 100 एक्टिविटीज आर देयर. So we have introduced this journal so that children can go beyond this technology and also interact with books, interact with people, interact with the larger environment. टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, इस्तेमाल करें, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से, और कितना देना है वो अगर हम समझ लें तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. और आजकल तो बच्चे मैडम खाना भी वही देखकर खाते हैं. पेरेंट्स इतने छोटे बच्चे हैं, वो 8 महीना 9 महीना, एंड आई डोंट नो कैसे उनको डाइजेशन इस स्टडीज हैव शोन दैट Exactly. अगर वो मोबाइल देख के खाएंगे जी. तो वन थिंग उनका अवेयरनेस नहीं रहेगा फूड पे. जी. सेकंड थिंग इज इट एक्चुअली क्रिएट्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. Correct. एंड मेनी चिल्ड्रन इफ यू सी दे हैव ड्रूपिंग आईज Right. because of just engaging with gadgets. So one thing is parents को definitely challenge होगा ही, जी. क्योंकि उनको तो half an hour at least in a day rest चाहिए. तभी तो वो gadget देखे तुम देखो मैं थोड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से. But if parents also understand the severity of the problem, so they can also work a little bit, Very build their true. own strengths. बिल्कुल. Yeah. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे टॉपिक पे हमने आज चर्चा की है. पेरेंटिंग और एजुकेशन को लेकर तो ये चर्चा चलती ही रहेगी. सिर्फ हमें एज अ पेरेंट यही समझना है कि जब तकलीफ खड़ी होती है तब नहीं दौड़ना है. अगर शुरुआत से हम सोच विचार कर अपने बच्चे को जो देने की कोशिश कर रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा समय निकालें, तो बच्चों को भी तकलीफ़ नहीं होगी और हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी. हमें यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना पड़ेगा. और बच्चों के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो यही फाउंडेशन ईयर है जहाँ आप और बच्चा जो है जब इंटरेक्शन करते हैं, बहुत सारी बातें बच्चे हमसे सीखते हैं और कुछ हम भी उनसे सीखते हैं. तो ये जो जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में, हमारे काम के स्केड्यूल के वजह से हम ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं. पर थोड़ा समय अपने लिए और अपने बच्चों के लिए निकालें, सही चीज़ों को करने की कोशिश करें. स्टोरी कहनी है तो टेक्नोलॉजी यूज़ ना करते हुए खुद बोलकर देखें, तो आपको भी पता चलेगा कि स्टोरी बोलने में कितने एफर्ट्स जाते हैं. टीचर ज़रूर याद आएगी उस समय कि ये टीचर कैसे इसका ध्यान दर्शा के स्टोरी करती है क्लास में. पर ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं पर बहुत ही मूल्य है इन सब चीज़ों का, ये हमें जानना ज़रूरी है. मैम आपका और सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. VNM TV और VNM TV का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मैम ने गुरुकुल के बारे में बात छेड़ दी है तो अगला एपिसोड इसी पे बनता है. ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि 21वीं सदी में क्या गुरुकुल पॉसिबल है. अगर आपको लगता है कि है तो ज़रूर हमसे जुड़िए और इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. धन्यवाद.